डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा ही जाता है। तो किसको कहेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? ध्यान देंगे, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये मैं लिखने जा रहा हूं। अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, ध्यान देंगे, W इक्वल्स टू AZ प्लस B डिवाइडेड बाय CZ प्लस D। क्लियर है? इट मस्ट बी नोटेड दैट AD माइनस BC मस्ट बी नॉन जीरो, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कोफिशिएंट का A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, या डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं ABCD। फर्स्ट रो में AB और सेकंड रो में CD क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। इसी को हम क्या बोलेंगे? दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर मैपिंग, एक ही बात है। ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग दोनों एक ही चीज है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मैंने यहां पर यूज किए ABCD, वैसे तो आप ये जानते हैं वेयर ABCD आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अगर मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट लिख रहा हूं तो वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, बिकॉज रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो ये कहानी मेरे पास है। अब इस ट्रांसफॉर्म को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सबसे पहले इसको मोबियस ने स्टडी किया था, तो उसी के नाम पर इसको हम बोलते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे मैं रिमार्क बना के लिख देता हूं, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज, दिस ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या नाम बताया मैंने आपको इसका? मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और भी है, इसको यहां पे लिख देता हूं। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से ये फ्रैक्शन है, किसका? इट इज फ्रैक्शन ऑफ, किस का फ्रैक्शन है ये? टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आ गया AZ प्लस B, और दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया CZ प्लस D। दोनों का हमने फ्रैक्शन ले लिया, तो ये जो बाइलिनियर बना, इट इज फ्रैक्शन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन AZ प्लस B एंड CZ प्लस D। तो इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हम बोलते हैं। क्लियर है? अब इसी में इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हालांकि मैंने लिख रखे हैं, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन पाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्रॉस रेशो। क्रॉस रेशो का यूज करके ही हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आता हूं, व्हाट इज क्रॉस रेशो, आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किस का कॉम्बिनेशन है? अगर आप उसको डिटेल में शो करना चाहें, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ A B C एंड D, ये तो हमारे कांस्टेंट हैं, तो आप देखेंगे यही ट्रांसफॉर्मेशन आपका ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप रोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको हम मैग्निफिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दैट मींस इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? चलिए अब मैं आता हूं, जो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में मैं बात कर रहा था, क्रॉस रेशो। तो क्या है क्रॉस रेशो? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, और डेफिनेशन के बाद एक रिमार्क लिखूंगा, और उसके बाद में आ जाऊंगा इन दोनों क्वेश्चन पर। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज क्रॉस रेशो? सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस रेशो की। क्रॉस रेशो, मान लीजिए मेरे पास 4 पॉइंट है, लेट Z1 ZB2 Z3 Z4 be 4 points. Obviously these are points of Z plane. Then the ratio, एक रेशो में डिफाइन करने वाला हूं। Then the ratio, अब रेशो क्या है? Z1 माइनस Z2, इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है? पहली टर्म में लिखेंगे Z1 माइनस Z2, ऑर्डर ध्यान रखेंगे, Z1 Z2 Z3 Z4 साइक्लिक फॉर्म। इसके बाद Z1 माइनस Z2 लिखने के बाद डिनोमिनेटर में लिख देंगे Z2 माइनस Z3। इसके बाद वापस न्यूमिनेटर में पहुंच जाएंगे Z3 माइनस Z4, और फिर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे Z4 माइनस Z1। यानी एक साइकिल हमारी चल रही है, किस तरह? Z1 के बाद आप मूव करके Z2 पर,
इसके बाद Z3 पर और इसके बाद Z4 पर। अब इस फ्रैक्शन को लिखने का क्या तरीका है, पहले चलो इसको पूरा कर देता हूं। लेट Z1 Z2 Z3 Z4 बी 4 पॉइंट, देन द रेशो, यही रेशो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट्स। क्रॉस रेशो किस किस का, ऑफ 4 पॉइंट्स। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, 4 पॉइंट्स, ध्यान देंगे, Z1 Z2 Z3 एंड Z4। तो ये क्रॉस रेशो आ गया इन 4 पॉइंट का। अभी इसको याद करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, इसका एक दूसरा नोटेशन भी है, पहले उस पर आता हूं। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, किस तरह डिनोट करते हैं हम इसको, Z1 Z2 Z3 और ये Z4 ब्रैकेट में बना लिख दीजिए, इस तरह भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। देयरफॉर यू कैन से Z1, Z2, Z3, Z4 इस तरह लिखूं, या फिर मैं एक रेशो लिखूं Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, और ये आ गया मेरे पास Z3 माइनस Z4, और ये रिजल्ट आ गया बच्चों Z4 माइनस Z1। अब कहानी ये है कि हाउ टू रिमेंबर दिस फार्मूला, इस फार्मूले को आप कैसे याद रख सकते हैं वही मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान देंगे, इस फार्मूले को मैं 4 स्टेप में याद रखूंगा। सबसे जो पहला स्टेप है वो मेरे पास होगा राइट Z1 माइनस Z2, याद रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे ही, यानी जो पहला आपके पास क्या था, पहला स्टेप था, उसमें आप डिवाइड कर दीजिए किससे, Z2 माइनस Z3। सीक्वेंस क्या होगी, आपको कुल मिला के 4 फैक्टर लिखने हैं, 4 टर्म्स लिखनी है। इन एवरी टर्म वी हैव अ फैक्टर। तो पहला फैक्टर होगा Z1 माइनस Z2, दूसरा फैक्टर होगा Z2 से स्टार्ट करेंगे Z2 माइनस Z3। अब तीसरे स्टेप पर आ जाओ, पहला स्टेप तो आपका एज इट इज लिखा रहने दो, Z2 माइनस Z3। अब पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर Z3 से स्टार्ट होगा, Z3 माइनस Z4। अब ये फाइनल में पहुंच गए हम, 4th स्टेप, यही हमारा क्रॉस रेशो होगा। यहां पर आप 3rd स्टेप तो लिखा ही रहने दें, Z1 माइनस Z2 फर्स्ट स्टेप, इसको डिवाइड कर दिया Z2 माइनस Z3, साइक्लिक फॉर्म में लेके चल रहा हूं मैं। इसके बाद फिर मैंने Z3 से स्टार्ट किया तो Z3 माइनस Z4, इसके बाद फिर Z4 से स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिला इसके बाद, तो ऑब्वियसली साइक्लिक फॉर्म है तो Z4 के बाद कौन आएगा, Z1। तो कितना होगा, Z4 माइनस Z1। तो ये याद करने का तरीका है आपके पास, Z1 माइनस Z2 अपॉन में आ जाओ Z2 माइनस Z3, न्यूमरेटर में पहुंच जाओ Z3 माइनस Z4, फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ Z4 माइनस Z1। तो यही जो फार्मूला है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज नोन एज क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट। ध्यान देंगे, इसको नहीं कहेंगे क्रॉस रेशो पहली टर्म को, जो लास्ट में आपके पास ये टर्म बन के आई है, इट इज नोन एज क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट। अब देखिए, इसको मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं एक दूसरे फार्मूले से, जिसके बाद में क्वेश्चन कर पाऊंगा। क्लियर है, एक रिमार्क करके लिखता हूं, एक रिमार्क में यहां पर बनाने जा रहा हूं, इट इज क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट Z1 Z2 Z3 एंड Z4। रिमार्क में कुछ इस तरह लिखूंगा यहां पर कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस क्रॉस रेशो को प्रिजर्व करता है। क्लियर है, प्रिजर्व का क्या मतलब है, जो चीज आप जेड प्लेन में लिख रहे हो एज इट इज वही आप किसमें लिख सकते हो, डब्ल्यू प्लेन में। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक रिमार्क ले देता हूं, वैसे बुक में तो ये थ्योरम की फॉर्म में दिया गया है, तो एक आप नोट ही लिख लो यहां पर, क्योंकि यहां पर जो हमारा एम है वो क्वेश्चन सोल्व करना है। ध्यान देंगे, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है Z1 Z2 Z3 Z4 बी 4 पॉइंट, एक पॉइंट नहीं 4 पॉइंट्स है ऑफ Z प्लेन, एंड साथ ही साथ W1 W2 W3 W4 ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, बी द इमेजेस ऑफ, ये किसकी इमेज है, इमेजेस ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 रेस्पेक्टिवली, और ये कहां एग्जिस्ट करेंगे, इन W प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि Z प्लेन में आपके पास 4 पॉइंट थे जिनको आपने नाम दिया है Z1 Z2 Z3 Z4, लिख देता हूं Z1 Z2 Z3 और ये Z4। इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस हैं वो मेरे पास हैं W1 W2 W3 और ये W4। क्लियर है, ये कोई मैपिंग रही होगी, क्लियर है, और मैपिंग भी किस तरह की रही होगी,
मान लीजिए W आपके पास था AZ प्लस B, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, CZ प्लस D। तो इसका मतलब है अगर आप Z की जगह क्या लिखोगे, Z1, क्या लिखोगे Z की जगह Z1, तो W की जगह आ जाएगा W1। इसी तरह अगर आप Z की जगह क्या लिखोगे, Z2, Z की जगह क्या लिखोगे Z2, तो इसकी इमेज आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास W2। इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं W3 और इस तरह फाइंड कर सकते हैं W4। तो मुझे लिखकर नहीं दिखाना है, ये तो इसका प्रूफ करने का तरीका होगा। तो यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि वी हैव 4 पॉइंट Z1, Z2, Z3, Z4 इन Z प्लेन और देयर कोरस्पॉन्डिंग इमेज W1, W2, W3, W4, ये इमेज है मेरे पास किस प्लेन में, W प्लेन में। देन तब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, then the bilinear transformation preserves, ये प्रिजर्व करता है, क्या प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व द क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट, क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट। ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो किस तरह प्रिजर्व करेगा, इफ आई राइट क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट इन W प्लेन, अगर मैं इनका क्रॉस रेशो लिखूं W प्लेन में तो क्या बनेगा, जैसा कि ये भी फार्मूला आपको बताया था, W1 माइनस W2, ये 4 फैक्टर आपको लिखने हैं, अपोन में आ जाएगा W2 माइनस W3, फिर न्यूमरेटर में पहुंच जाइए W3 माइनस W4, ये तरीका मैंने अभी समझाया था आपको, 1 2 2 3 3 4 4 1, ये W के साथ आप सफिक्स में लिखते जाइए W4 माइनस W1। क्लियर है। अब यही आपका जो रेशो है ये जेड प्लेन में भी होगा और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी जो रेशो हमारा पॉइंट का है वही रेशो इनकी इमेजेस में भी एग्जिस्ट करेगा। तो कितना आ जाएगा ये Z1 माइनस Z2, और अपोन में लिखूंगा पहले जो तरीका आपको बताया था Z2 माइनस Z3, और ये आएगा, आप भी इसी तरह लिखने की कोशिश करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आपकी गलती कम से कम होगी या होगी ही नहीं, Z4 माइनस Z1। तो बच्चों ये फार्मूला है जो मुझे मदद करेगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करने में। क्लियर है। तो आप ये समझ गए होंगे फार्मूला, एक बार अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने यहां पर लिखा है जिसका मैं यूज करूंगा, और आप ये मान के चलिए कि एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्लियर है। ये W1 था बच्चों। तो ये मैंने बताया क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट इन Z प्लेन एज वेल एज इन W प्लेन। तो ये हमारे पास रहा फार्मूला। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 इज, आप इसको रीड कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट Z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और -1 टू द पॉइंट आयोटा 0 एंड माइनस आयोटा। यानी Z प्लेन में 3 पॉइंट दिए गए, 1 माइनस आयोटा और -1, उनको मैप कर दिया गया किस पर, आयोटा 0 और माइनस आयोटा पर रेस्पेक्टिवली। यानी 1 की इमेज आयोटा है, माइनस आयोटा की इमेज 0 है और -1 की इमेज माइनस आयोटा है। तो मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है जिसने आपको ये बताया भी 1 को आप आयोटा लिख दो या माइनस आयोटा को 0 लिख दो या -1 को क्या लिख दो, माइनस आयोटा। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे फाइंड करना है। तो पहले मैं इतने की बात करता हूं यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो आगे लिखा हुआ है ऑल्सो शो दैट, वो बाद में डिस्कस करूंगा। पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं जिससे आपको पता चला कि इन 3 पॉइंट की इमेज W प्लेन में आयोटा 0 और माइनस आयोटा मिलने वाली है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, द पॉइंट्स ऑफ Z प्लेन आर, पॉइंट्स ऑफ Z प्लेन आर, कौन कौन से पॉइंट हैं, आर Z इक्वल टू, ये आपको दिया गया है 1 माइनस आयोटा और -1, एंड द इमेजेस इन W प्लेन आर, ये जो W प्लेन में आपकी इमेजेस बनेंगी वो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन W प्लेन, दीज आर W इक्वल टू आयोटा 0 एंड माइनस आयोटा। क्लियर है। तो मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये फाइंड करूंगा किससे, बाय द प्रिजर्वेशन ऑफ क्रॉस रेशो। तो इसके लिए एक काम करता हूं, एक टेबल बना लेता हूं।
और इस टेबल में मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा जेड प्लेन के, और राइट में मैं पॉइंट लिखूंगा डब्ल्यू प्लेन के। राइट में किसके पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं? डब्ल्यू प्लेन। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर जो आपको 3 पॉइंट दिए गए वो कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट दिया गया आपको जेड प्लेन का 1, और दूसरा दिया गया माइनस आयोटा, और तीसरा पॉइंट दिया गया आपको -1। इनकी इमेज डब्ल्यू प्लेन में 1 की इमेज क्या है? आयोटा, और माइनस आयोटा की इमेज क्या है? 0, और -1 की इमेज है माइनस आयोटा। लेकिन मैंने बताया मैं क्रॉस रेशो वाला फार्मूला लगाऊंगा, प्रिजर्वेशन ऑफ क्रॉस रेशो, तो उसके लिए मेरे पास कितने होने चाहिए? देयर मस्ट बी 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट आपको नहीं दिए गए, हर क्वेश्चन में 3 पॉइंट ही दिए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? एक पॉइंट अपनी तरफ से मान लें, उसको नाम दे दें आर्बिट्रेरी पॉइंट। जैसे जेड प्लेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया जेड, और डब्ल्यू प्लेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया डब्ल्यू। तो अब आप अपने हिसाब से फार्मूला अप्लाई करना है। लेट, आप टेबल भी बना दिए एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Z1 इक्वल टू Z, Z2 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और Z3 इक्वल टू माइनस आयोटा, और Z4 इक्वल टू हो गया -1। इसी तरह डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट क्या हो गए? W1 इसको नाम दे दो आप W2, इसको नाम मैंने दे दिया W3, और बच्चों ये हो गया मेरे पास W4। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई 3 पॉइंट दिए गए तो आप किसी एक का नाम Z रख दें, किसी एक का नाम W, लेकिन वो जो किसी एक को मैं बोल रहा हूं ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आपने पहले पॉइंट को Z कहा तो उधर भी पहले पॉइंट को W कहोगे, या आप फोर्थ पॉइंट को अगर Z कहना चाहते हो तो इसको आप W कहोगे, तो Z1 हो जाएगा 1, Z2 हो जाएगा माइनस आयोटा, और Z3 हो जाएगा -1। तो किसी तरह लिख सकते हैं, पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर आपने इधर Z1 को आर्बिट्रेरी वैल्यू दी है तो उधर W1 को दोगे, अगर इधर Z4 को आर्बिट्रेरी वैल्यू दोगे तो उधर W4 को दोगे। तो ध्यान देंगे, बाय द प्रिजर्वेशन ऑफ, क्या फार्मूला था ये? बाय द प्रिजर्वेंस ऑफ क्रॉस रेशो। क्या फार्मूला आप लिखते हो? ये फार्मूला मेरे पास होता है, ध्यान देंगे, अगर मैं डब्ल्यू प्लेन में लिखूं तो W1 माइनस W2 साइक्लिक फॉर्म में लिखते जाते हैं 1 2, इसके बाद W2 माइनस W3 यानी 2 3, इसके बाद W3 माइनस W4 यानी 3 4, और ये W4 माइनस W1 यानी 4 1। 1 2 2 3 3 4 4 1 सफिक्स में आप लिखते जाओ W के। इसी तरह राइट में ये सेम फार्मूला हम लिख देंगे किसके लिए? Z प्लेन के लिए। तो कितना हो जाएगा? Z1 माइनस Z2, ये फार्मूला आपको लिखना आता है Z2 माइनस Z3, और इधर आ गया बच्चों Z3 माइनस Z4, और ये बना मेरे पास Z4 माइनस Z1। बात समझ पा रहे? चलिए, अब मैं यहाँ पर जो कहानी है उसमें क्या करने जा रहा हूँ, इन सब की वैल्यू में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, Z1 Z2 Z3 Z4 की, इधर W1 W2 W3 W4 की। बात क्लियर है? तो क्या वैल्यू होंगी यहाँ, जरा लिखो इसको, क्या वैल्यू होगी मेरे पास? W1 माइनस W2। आप चाहो तो इसमें वैल्यू रखो, या मैं यहां से डायरेक्ट फार्मूले लगा दूं तो ये भी मुझे आसान ही लगता है। क्लियर है? इसी को फार्मूला लिखना आता है, ये तो मैं यहीं से लगा देता हूं, ये मतलब ये वैल्यू ही पुट करूंगा, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने में आपको आसान लग सकता है, जैसा आप चाहें वो आप कीजिए। तो क्या बनाइए? W1 माइनस W2, तो मैं सीधा वहीं से लिखता हूं W माइनस आयोटा, W2 माइनस W3 यानी आयोटा माइनस 0, W3 माइनस W4 यानी 0 प्लस आयोटा, और ये आ गया W4 माइनस W1 यानी माइनस आयोटा माइनस W। इसी तरह राइट में Z1 माइनस Z2 यानी Z माइनस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 यानी 1 प्लस आयोटा, इसके बाद Z3 माइनस Z4 यानी माइनस आयोटा प्लस 1, और इसके बाद Z4 माइनस Z1 यानी -1 और माइनस Z, -1 और ये कितना आ गया? माइनस Z। बात समझ पा रहे हैं? चलिए थोड़ा सा और सोल्व करता हूं मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बनी W माइनस आयोटा, और इधर क्या बना? ये ओनली आयोटा, अपॉन में कितना आ गया? ये आयोटा। बच्चों यहां से मैंने कॉमन ले लिया माइनस, तो ये माइनस मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, और ये बना आयोटा प्लस W। थोड़ा सा देखने में आसान लगेगा। राइट हैंड साइड Z माइनस 1, यहां मैं कॉमन तो नहीं ले रहा, लेकिन इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, 1 को पहले नंबर पर, आयोटा को दूसरे नंबर पर, तो क्या बना? ये 1 माइनस आयोटा। अपॉन में देखिए जरा, यहां से माइनस कॉमन ले लो, ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव टर्म के साथ आ जाएगा दोनों, तो माइनस बाहर लिख देता हूं, तो ये बना मेरे पास 1 प्लस आयोटा, और ये आ गया 1 प्लस Z, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो कुल मिलाकर रिजल्ट आ गया मेरे पास ये W माइनस आयोटा अपॉन आयोटा प्लस W। और राइट हैंड साइड में क्या बना? ये
राइट हैंड साइड में मेरे पास बना ये z माइनस 1 माइनस आयोटा, और इधर आ गया ये 1 प्लस आयोटा, और कितना बना 1 प्लस z। देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका मेरा ये रहेगा कि मैं इनके आपस में क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हर वो टर्म जिसके पास w है उसको लेफ्ट में लिखूंगा, और वो टर्म विच इज फ्री फ्रॉम w उसको राइट में लिखूंगा। लेफ्ट से w में कॉमन ले लूंगा, मतलब इस टर्म में मैं हर वो टर्म लिखूंगा जिसके पास w है, और w कॉमन ले लूंगा। राइट में हर वो टर्म लिखूंगा जिसके पास w नहीं है। बस इस ब्रैकेट से इसको डिवाइड कर देंगे तो w आपको मिल जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो जो मैंने आपको बताया है वही मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 ब्रैकेट मेरे पास आ जाएंगे लेफ्ट में, w माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। यहां पर सोल्व करने के कई तरीके हैं, जैसे बुक में दिया गया, कई बुक में अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, नॉर्मल फॉर्म में बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही मेथड आसान लगता है तो मैं यही लगा रहा हूं। आपको जो ठीक लगे वो अप्लाई कीजिए। कुल मिला के मुझे यहाँ पर w की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ z। तो कितना होगा ये i प्लस w, और ये आ गया मेरे पास z माइनस 1, और ये आ गया 1 माइनस आयोटा। क्लियर है? चलिए लेफ्ट में आ जाता हूं थोड़ा, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, इसको यहां से हटा देता हूं। वैल्यू ये पुट करो यहां पर, तो क्या रिजल्ट बनने वाला है? मल्टीप्लाई मैंने किया पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, w को भी रहने दो, इधर इनका मल्टीप्लाई कर लो। w की वैल्यू निकालने उसको लास्ट में देखेंगे। तो जब आपने मल्टीप्लाई, इसके बाद w वाली टर्म को लेफ्ट में ले आऊंगा, तो पहले थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूं मैं, तो कितना बना ये w माइनस आयोटा, करिए भी मल्टीप्लाई। हाँ जी, पहले 1 का किया तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 1 प्लस जेड। अब आयोटा का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा जेड। अब राइट में आ जाओ, राइट में आई प्लस डब्ल्यू को तो ऐसे ही रहने दो, और आप मल्टीप्लाई कर दो जेड माइनस 1 का। तो जेड माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास जेड माइनस आयोटा आई जेड, सॉरी जेड का मल्टीप्लाई किया तो जेड माइनस आई जेड, फिर 1 का करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा -1 और ये प्लस आयोटा। क्लियर है? चलिए अब इसका मल्टीप्लाई भी कर दो डब्लू का, तो पूरे ब्रैकेट के साथ ही लिख दो इसको, क्योंकि डब्लू आपको बाद में कॉमन लेना है, तो इसी तरह रहने दो डब्लू प्लस जेड प्लस आई जेड। इसके बाद माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर, चाहो तो बाद में मल्टीप्लाई कर देना, पहले ऐसे ही लिख दो 1 प्लस जेड प्लस आई जेड। ठीक है, डब्लू का अंदर मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि डब्लू बाद में कॉमन लेना आपको। इसके बाद आई का मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड में, तो क्या बना ये आयोटा इंटू जेड माइनस आई जेड -1 प्लस आयोटा। थोड़ा केयरफुली लिखेंगे, डब्लू का मल्टीप्लाई एज इट इज जेड माइनस आई जेड -1 प्लस आयोटा। क्लियर है? ये टर्म मेरे पास आई। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस डब्लू को उठाकर लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं। इस डब्लू को उठाकर कहां शिफ्ट कर रहा हूं, लेफ्ट में। करिए लेफ्ट में शिफ्ट, तो क्या बनेगी कहानी है, डब्लू 1 प्लस जेड प्लस आयोटा जेड। कैलकुलेशन डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर गलती आप चाहते हो ना हो तो थोड़ा डिटेल में लिखने की ही कोशिश करें। राइट हैंड साइड में आई जेड माइनस आई जेड -1 प्लस आयोटा, ये राइट में चला गया तो क्या बन गया प्लस आयोटा 1 प्लस जेड प्लस आई जेड। क्लियर है? चलिए भाई लेफ्ट से डब्लू कॉमन ले लेते हैं, तो डब्लू की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी थी, तो डब्लू को मैंने लेफ्ट से कॉमन लिखा, तो क्या बनेगा ये रिजल्ट, ये मेरे पास बना 1 प्लस जेड प्लस आयोटा जेड माइनस जेड, साइन बदलते जाओ, प्लस आयोटा जेड प्लस 1 माइनस आयोटा। राइट हैंड साइड में भी आयोटा कॉमन ले लो, जेड माइनस आई जेड -1 प्लस आयोटा, दोनों प्लस में है तो एज इट इज ये ब्रैकेट वाली टर्म यहां पर लिख दो आप। क्लियर है? अब यहां देखिए आप, जो लेफ्ट हैंड साइड में डब्लू है, क्या क्या बचा है यहां पर, देखो यहां पर एक तो आपके पास जो मैं देख पा रहा हूं आई से आई कैंसिल, देख लीजिए आप भी, आई से आई क्या हो गया ये कैंसिल। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये जेड से जेड कैंसिल। क्लियर है? अब ये बचा मेरे पास 1 और यहां पर ये बचा 1, तो ये तो 2 हो गया, चलो लिख देता हूं 2। इसके बाद और ध्यान से देखो, ये मेरे पास आई जेड और ये भी क्या है आई जेड, तो कितना हो गया ये 2 आई जेड। राइट हैंड साइड में भी पहुंचते हैं इसी तरह, यहां पर मैंने देखा ये आई जेड से आई जेड कैंसिल और -1 +1 ये बैलेंस हो गए, तो कुल मिलाकर आपको मिला जेड और यहां पर भी क्या मिला जेड, तो कितना हो गया
ये आयोटा तो कॉमन बाहर लिख दो, ये बना मेरे पास 2z और ये आ गया 2 आयोटा। बात क्लियर है? चलो यहां से 2 भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरे पास आ गया w इक्वल टू 2 आयोटा। इसको शिफ्ट भी कर रहा हूं साथ ही साथ, दो स्टेप एक साथ कर रहा हूं, 2 कॉमन एंड शिफ्टिंग दिस टर्म इनटू राइट हैंड साइड, तो ये बना z प्लस आयोटा। अपोन में कितना बना, ये 2 1 प्लस आई जेड। बात समझ पा रहे हैं? तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया w का, सॉरी आयोटा का, तो कितना बना, ये आयोटा जेड और आई स्क्वायर का मतलब -1। इधर मैंने कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, बस आई जेड को पहले नंबर पे लिख दो, तो ये आ गया आई जेड प्लस 1। तो बच्चों ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आ गया, ये रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यही मुझे फाइंड करना था। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। इट इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू 0 एंड -1 इंटू माइनस आयोटा। तो ये काम मैंने यहां पर किया है। आप चाहें तो एक दो पॉइंट की यहां पर इमेज निकाल कर भी देख सकते हैं। क्लियर है? आप अगर यहां पर देखेंगे तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी यहां पर आयोटा, और इस तरह माइनस आयोटा की इमेज क्या आ जाएगी यहां पर 0, और -1 की इमेज आ जाएगी माइनस आयोटा। चलो चेक करके दिखा देता हूं एक पॉइंट के लिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट में यहां पर पढ़ूंगा, वेरीफाई भी हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया या नहीं किया। क्लियर है? चलिए सबसे आसान वाला पॉइंट लेता हूं मैं, यहां पर रख देता हूं, जेड को लिख देता हूं कितना, माइनस आयोटा। जेड को क्या लिख देता हूं, माइनस आयोटा। रफ काम है ये, जरूर नहीं है आप एग्जाम में चेक करें। चलिए तो जेड को मैंने लिखा क्या, माइनस आयोटा, तो कितना बनेगा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, और ये आ गया -1। अपोन में कितना आ गया, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, कितना आ गया +1। न्यूमरेटर आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, ध्यान से देख लीजिए, ये -1 और ये कितना आ गया -i स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? तो न्यूमरेटर हो गया आई स्क्वायर का मतलब क्या, -1 यानी 1 -1, और ये कितना आ गया +1 1 यानी 0/2 कितना आ गया 0। यानी अगर आप जेड को क्या लिखते हो, माइनस आयोटा, तो डब्ल्यू क्या बन रहा है 0। क्लियर है? माइनस आयोटा 0। अगर यहां पर जेड को 1 लिखेंगे तो इसी तरह का एक रिलेशन आ जाएगा i -1, और ये नीचे क्या था बच्चों, i +1। उसको रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करने के बाद आयोटा आपको मिल जाएगा। चलिए तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, वेरीफाई क्या मैंने रिजल्ट मैंने सही लिखा है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको तो मैं लिखा रहने देता हूं। इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। क्या है भी सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करनी है इमेज ऑफ यूनिट सर्किल, बल्कि इमेज ऑफ आउटसाइड पोर्शन ऑफ यूनिट सर्किल। मुझे इसकी इमेज फाइंड करनी है, पढ़ देता हूं। ऑल्सो शो दैट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यही ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने अभी फाइंड किया है। ये किसी सर्किल है, यूनिट सर्किल, उसका जो रीजन है आउटसाइड द सर्किल, उसको मैप कर देता है किस पर, हाफ प्लेन RW ग्रेटर इक्वल टू 0। RW का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ W, रियल पार्ट ऑफ W प्लेन, यानी U की बात कर रहा है। रियल पार्ट क्या है W प्लेन का, U। इमेजिनरी पार्ट क्या है, V। चलिए तो इसको ठीक से समझने के लिए मुझे इसी पार्ट की जरूरत भी पड़ेगी। तो V है जो आपने ऑब्टेन किया है, सबसे पहले आप उसी को लिखिए। क्या ऑब्टेन किया आपने, Here we obtained W इक्वल टू कितना है ये मेरे पास, आयोटा जेड -1 अपॉन आयोटा जेड +1। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप तो इस टाइप के क्वेश्चन में करने का यह है कि आपने W की वैल्यू तो फाइंड की है, आप इसकी इनवर्स मैपिंग निकाल दें, यानी आप W के बजाय Z की वैल्यू निकाल दें इन टर्म्स ऑफ W। तो कितना होगा, ये Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई IWZ, और इसके बाद कितना आ गया W, राइट में आ गया IZ -1, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया है। अब Z की वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है तो एवरी टर्म विच कंटेन Z मस्ट बी इन लेफ्ट हैंड साइड एंड द टर्म्स विच डू नॉट कंटेन Z मस्ट बी इन राइट हैंड साइड। तो यहां से आपने क्या कॉमन ले लेना है, यहां से आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, Z की निकालनी है। तो यहां पर मैंने Z को कॉमन ले लिया, तो ये रिजल्ट मेरे पास आया। इसके बाद मैंने इससे डिवाइड कर दिया Z के कोफिशिएंट से, तो ये बना मेरे पास W+1, W को पहले नंबर पे लिख लेता हूं, और ये बना मेरे पास I भी कॉमन ले लो, W -1, इसको राइट में शिफ्ट कर दिया, I मैंने कॉमन ले लिया। रेशनलाइज कर दो थोड़ा सा, मतलब I का मल्टीप्लाई I से डिवाइड, तो I स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये W+1 और ये आ गया W -1। क्लियर है? चलिए यहाँ पर I स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1, तो I स्क्वायर की वैल्यू -1 हुई, तो कुल मिलाकर ये प्लस में आ जाएगा रिजल्ट। चलो एक लाइन बढ़ा ही देता हूं यहाँ पर,
डब्लू प्लस में, दोनों प्लस क्यों हो गए, सॉरी ये हमारे पास माइनस था, नहीं तो कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा ये तो जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास आयोटा डब्लू प्लस 1 अपॉन डब्लू माइनस 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी अगर आपको इसका सेकंड पार्ट करना है तो आपको रिवर्स स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ डब्लू। चलिए अब मैं इमेज निकालता हूं किसकी, सर्किल की इमेज। तो सर्किल क्या है मेरे पास, सर्किल है मेरे पास मोड जेड इक्वल टू 0। तो जिसकी इमेज निकालनी है वो क्या है, द रीजन आउटसाइड द सर्किल। जो मैं लिखने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखेंगे जरा। आउटसाइड द सर्कल मोड जेड इक्वल टू 1, इसकी इमेज आपको निकालनी है। यानी अगर आप ये सर्किल ट्रेस करो, यहां को मैं ट्रेस करके दिखाऊं अगर आपको, तो ये सर्किल का सेंटर तो 0 है, रेडियस क्या 1। तो बच्चों आपको जो इमेज निकालनी है वो इस पार्ट की निकालनी है, यानी रीजन आउटसाइड द सर्किल। हालांकि डायग्राम बनाना एग्जाम में जरूरी नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बताया। इस रीजन के जो बाहर का पोर्शन है उसकी इमेज आपको निकालनी है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस पूरे रिजल्ट को मैथमेटिकली लिखूं तो मोड जेड ग्रेटर इक्वल टू 1 की बात कर रहा है। देखो अगर आप मोड जेड इक्वल टू 1 की बात कर रहे हो तो हम बात कर रहे हैं इस बाउंड्री की। किसकी बात कर रहे हैं, इस बाउंड्री की। अगर मैं मोड जेड ग्रेटर देन 1 लिखूं तो हम बात कर रहे हैं इसकी, यानी बाउंड्री के बाहर। अगर इक्वल टू इंक्लूड करते हैं तो बाउंड्री एंड आउटसाइड द बाउंड्री। और अगर हम मोड जेड क्या करें, इंटीरियर पार्ट की बात करें, तो मोड जेड को लिखना पड़ेगा आपको लेस देन 1। क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन 1। तो अगर इक्वल टू 1 है तो ओनली बाउंड्री, अगर ग्रेटर देन 1 लिखोगे तो आउटसाइड द बाउंड्री, और लेस देन 1 लिखोगे तो इनसाइड द बाउंड्री। तो यहां पर आपसे जो रीजन पूछा गया वो पूछा गया आउटसाइड द सर्किल। ये तो सर्किल का नाम है। तो आउटसाइड दिस सर्किल इंप्लाइज मोड जेड मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 1। तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, मोड जेड ग्रेटर इक्वल टू 1। चलिए अब इसको बस सोल्व कर देता हूं। तो क्या रिजल्ट बनाइए। अच्छा एग्जाम में जरूरी नहीं है ये पूरा क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार सिर्फ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछता है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना बड़ा आसान सा काम था यहाँ पर। चलिए वैल्यू लिखता हूं मैं यहाँ पर। तो मोड जेड की वैल्यू क्या थी मेरे पास, जेड था मेरे पास आयोटा, और कितना था ये न्यूमरेटर में था डब्लू प्लस 1 और अपॉन में था डब्लू माइनस 1। क्लियर है, ये कहानी मेरे पास थी। और ये इसका लगा दो आप मोड, दिस इज इक्वल टू, ये मोड जेड की वैल्यू आई थी अभी, और ये ग्रेटर इक्वल टू कितना आ गया 1। इसको भी अलग अलग लिखो तो ये आ गया मोड आयोटा मोड डब्लू प्लस 1 अपॉन मोड डब्लू माइनस 1 और ग्रेटर इक्वल टू 1। मोड आई कितना हो जाएगा 1, और ये डब्लू प्लस 1 अपॉन डब्लू माइनस 1, और ये आ गया बच्चों ग्रेटर इक्वल टू 1। ध्यान से देखते रहिए इसको, बात समझ आ रही है आपको। तो यहां पर इसको फिर मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, डब्लू प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू डब्लू माइनस 1। अच्छा मोड आई जो है उसको मैंने लिख दिया 1। ये समझ पा रहे हैं आपने, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब क्या है 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। डब्लू की वैल्यू लिख दीजिए आप, क्या है डब्लू की वैल्यू, u प्लस आयोटा v प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू u प्लस आयोटा v, और कितना ये माइनस 1। थोड़ा सा और सोल्व करता हूं तो कितना बना u प्लस 1 प्लस आयोटा v, और ये आ गया मेरे पास ग्रेटर इक्वल टू u माइनस 1 प्लस आयोटा v। ठीक है, दोनों तरफ आप ये मोड की डेफिनेशन लगा दीजिए। तो क्या बना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो ये अंडर रूट भी गायब हो जाएगा, और ये रिजल्ट आ गया मेरे पास इस तरह, और v स्क्वायर से v स्क्वायर हो गया कैंसिल। बात क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये रिजल्ट मेरे पास बना u स्क्वायर प्लस ट्वाइस u स्क्वायर प्लस ट्वाइस u प्लस 1, और ये कितना, ये ग्रेटर इक्वल टू चल रहा था बच्चों, u स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस u, और कितना आ गया ये प्लस 1। क्लियर है, ये इससे कैंसिल, और u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, यानी ट्वाइस u इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस ट्वाइस u। दिस इंप्लाइज, इसको लेफ्ट में ले आओ, ट्वाइस u प्लस ट्वाइस u ग्रेटर इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज 4u ग्रेटर इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज u ग्रेटर इक्वल टू 0,
और आप जानते हैं W क्या होता है, W इज U प्लस आयोटा V। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ W कितना होगा, U। दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ W इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये आ गई मैपिंग। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहो तो ज्योमेट्रिकली भी दिखा सकता हूं, हालांकि एग्जाम में आपको ये डायग्राम नहीं बनाने। तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो सर्किल था ना आपका, किसमें था ये, जेड प्लेन में। ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस। अगर आप इसको ले जाओ डब्लू प्लेन में तो क्या बनेगा, ये रियल पार्ट ऑफ डब्लू, यानी यू इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। और यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 कहां रहेगा, यहां रहेगा, यानी अबाउ द यू एक्सिस। आप हमेशा यू एक्सिस के क्या चलोगे, अबाउ, सॉरी मैंने क्या बताया, ये गलत बता दिया मैंने आपको। u ग्रेटर इक्वल टू 0 कहां रहेगा, ये यू एक्सिस, ये v। आपका u पॉजिटिव हमेशा इस पोर्शन में रहेगा, यानी इन राइट हैंड साइड ऑफ v। कहां रहेगा, इन राइट हैंड साइड ऑफ v। तो ये जो आपका रीजन है ये वाला, इसी का नाम है u ग्रेटर इक्वल टू 0 या रियल पार्ट ऑफ w ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये ज्योमेट्रिकली मैंने बता दिया। अगर आप इस सर्किल की इमेज देखोगे तो इस सर्किल के जितने भी पॉइंट हैं, सर्किल के नहीं, सर्किल के बाहर के जितने भी पॉइंट हैं वो सब आपके v के राइट में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब मैं पहुंचता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक बार फिर बता देता हूं, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन निकालने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण यह है कि इसमें आपको पॉइंट इनफाइनाइट भी दिया गया है। क्या दिया गया, पॉइंट इनफाइनाइट। तो जो पहला पार्ट है इसका वो तो पहले की तरह ही करना है मुझे, वही मैं क्रॉस रेशो निकालूंगा, क्लियर है। और उसके बाद यहां पर इमेज में इस बार निकालूंगा यूनिट सर्किल की, यानी सिर्फ बाउंड्री की इमेज मुझे निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं पहले की तरह। ये इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉल्यूशन में लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप रीड कर लीजिए। इसमें एक पॉइंट इनफाइनाइट भी दिया गया है जो इसको इंपॉर्टेंट बना रहा है। सॉल्यूशन ऑफ 2 इंपॉर्टेंट लिख ही देता हूं इसको, ठीक है। तो क्या है, द पॉइंट्स ऑफ जेड प्लेन आर, बिल्कुल पहले की तरह स्टार्ट करता हूं। द पॉइंट्स ऑफ जेड प्लेन आर, कौन कौन से पॉइंट हैं, ये पॉइंट है मेरे पास z इक्वल टू है 0, -1 और आयोटा। और द पॉइंट्स ऑफ या द इमेजेस इन W प्लेन आर, ये जो इमेजेस होंगी आपकी W प्लेन में वो क्या होंगी, W इक्वल टू आयोटा और 0 और ये आ गया इन्फिनिटी। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ, लेट, यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया एक Z प्लेन और एक मैंने कंसीडर कर लिया बच्चों W प्लेन, बिल्कुल पहले की तरह। यहां पर आपको कितने पॉइंट दिए गए, 3 पॉइंट। तो एक पॉइंट मैं खुद एज्यूम करूंगा। तो जो 3 पॉइंट है उनको पहले मैंने लिख दिया 0, -1 और आयोटा। इधर जो पॉइंट है वो कौन है, आयोटा, 0 और इन्फिनिटी। अच्छा, एक पॉइंट की कमी है, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट को ले लिया वेरिएबल पॉइंट Z और इधर ले लिया वेरिएबल पॉइंट W। अब इनको मैंने नाम दिया, सॉरी इसको नाम दिया मैंने Z1, इसको नाम दिया मैंने Z2, लेट करके लिख दिया है। इसको नाम दिया Z3 और इसको नाम दिया Z4। इसी तरह जो राइट में पॉइंट है इसको नाम दिया मैंने W1 और आयोटा को मैंने नाम दिया W2 और इसको नाम दिया बच्चों W3 और इसको नाम दिया W4। बात क्लियर है। तो कुल मिलाकर मैंने 4 पॉइंट लिए Z प्लेन में और 4 पॉइंट लिए W प्लेन में, लेकिन मुझे दिए गए थे ओनली 3 पॉइंट। तो एक पॉइंट आर्बिट्रेरी होगा Z प्लेन में और एक पॉइंट आर्बिट्रेरी होगा W प्लेन में। अब आप क्या अप्लाई कर देंगे, बाय द प्रिजर्वेंस ऑफ, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, प्रिजर्वेंस ऑफ क्रॉस रेशो। क्या फार्मूला है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में बड़े डिटेल में आपको समझाया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। W प्लेन में हो जाएगा W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस W3, W3 माइनस W4 और ये हो जाएगा मेरे पास W4 माइनस W1। इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं तो Z प्लेन के लिए भी सेम फार्मूला होगा, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 और ये आ गया Z3 माइनस Z4 और ये आ गया बच्चों Z4 माइनस Z1। क्लियर है। चलिए अब मैं इसमें वैल्यू रखना शुरू करता हूं। W1 माइनस W2, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आने वाला, राइट में लिखता हूं।
W1 माइनस W2 यानी W माइनस आयोटा, ये पहला ब्रैकेट, ये हमने क्या बनाया यहां पर, पहला ब्रैकेट W1 माइनस W2 के लिए। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, ध्यान से इसको समझते रहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है W2 माइनस W3 यानी आयोटा माइनस 0। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास W3 माइनस W4, कुछ मैं गलत लिख रहा हूं, अभी इसको ठीक कर दूंगा। और इसके बाद है W4 माइनस W1 यानी इंफिनिटी माइनस W। अब यहां पर बच्चों प्रॉब्लम ये हुई कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी ये हमारी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या है ये? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसका मतलब इस तरह पॉइंट रखना अलाउ नहीं है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इस तरह पॉइंट लिखना अलाउ नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जो हमारा W4 है उसको मैं W4 ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसको? W3 माइनस W4 और यहां पर W4 माइनस W1। अब इस तरह पॉइंट की वैल्यू तो रखी नहीं, लेकिन मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि W4 जो है वो इन्फिनिटी है, यानी जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारी रिमूव हो जाएगी उसके बाद मैं W4 को इन्फिनिटी पुट कर दूंगा। तो ये तरीका होता है इन्फिनिटी वाले पॉइंट में। अब अगर आपने इन्फिनिटी रख दिया तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको लिमिटिंग फॉर्म में ले आओ, यानी W4 इज W4 टिल वी हैव इंडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे ही इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव होगी तो W4 को मैं वैल्यू दे दूंगा इन्फिनिटी। चलिए राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या था ये? Z1 माइनस Z2 यानी Z माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1 यानी प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3। ध्यान देंगे Z3 माइनस Z4 यानी माइनस 1 माइनस आयोटा और Z4 यानी आयोटा और माइनस Z। ये रिजल्ट मेरे पास आया। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। लिमिट W4 टेंड्स टू इंफिनिटी कितना बना ये बना मेरे पास W माइनस आयोटा और ये W4। चलो ये माइनस को यहां लिख लेता हूं, इधर आयोटा और ये आ गया W4 माइनस W। राइट हैंड साइड में क्या बना? Z और ये माइनस बाहर लिख देता हूं तो 1 प्लस आयोटा और यहां पर आ गया ये 1 आयोटा माइनस Z। चलो माइनस से माइनस तो उड़ाई दो कम से कम। अब इसमें मैंने क्या किया कि W4 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए। तो ये तो बना W माइनस आयोटा इंटू W4। न्यूमरेटर में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहां कर सकते हैं। W4 मैंने लिया कॉमन तो बनाइए 1 माइनस W अपॉन W4 और ये कर दो इससे कैंसिल। और राइट हैंड साइड में मेरे पास कितना आ गया बच्चों? ये था 1 प्लस आयोटा। क्या था ये? 1 प्लस आयोटा। तो कितना आ जाएगा? Z 1 प्लस आयोटा और अपोन में आ गया मेरे पास ये आयोटा माइनस Z। ध्यान दीजिए, अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखें तो आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की वो रिमूव हो चुकी है। भाई आपने W4 को W4 से कैंसिल कर दिया। अब आप लिमिट रख दीजिए। जैसे ही आप लिमिट यहां पर पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास? दिस इंप्लाइज न्यूमरेटर W माइनस आयोटा, W माइनस आयोटा अपोन में कितना आ गया? आयोटा इंटू, ध्यान देंगे 1 माइनस, अब आपने W4 को लिखा 0, अब W4 को 0 लिखा तो W अपॉन इन्फिनिटी कितना बन जाएगा? 0। क्लियर है? तो क्या बना ये बना मेरे पास क्या था ये? 1 माइनस W अपॉन W4 यानी 0। अब आ जाइए देखिए, अब W4 की वैल्यू रख दी और आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी नहीं बना। तो कितना आ गया? ये आ गया Z 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस Z। बात क्लियर है? आयोटा को राइट में शिफ्ट कर दो तो कितना बना ये? W माइनस आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा Z। देखिए मुझे कुल मिलाकर W की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो डायरेक्ट ही निकल गई W की वैल्यू। आयोटा को और राइट में शिफ्ट कर दो। भाई पहले आयोटा को मल्टीप्लाई में रह गए तो कितना बना? W आयोटा Z क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी कॉमन ले सकते थे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये बना मेरे पास I माइनस Z प्लस आयोटा। चलिए जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर IZ और ये I स्क्वायर का मतलब -1 यानी सिर्फ माइनस Z। इसका एलसीएम लिया तो कितना बना? I स्क्वायर का मतलब थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, -1 और इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? माइनस IZ। भाई ये मल्टीप्लाई हुआ ना I स्क्वायर और माइनस IZ। I स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया और ये आ गया I माइनस Z। कुछ कैंसिल हुआ यहाँ पर? कैंसिल तो कुछ नहीं हुआ। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया W इक्वल टू, नहीं कैंसिल हो गया, सॉरी,
आई जेड से आई जेड कैंसिल हो गया। क्लियर है, ये टर्म हमारे पास कैंसिल हुई तो रिजल्ट आया माइनस जेड प्लस वन और कितना आ गया आई माइनस जेड। चलो माइनस को भी बैलेंस कर लेता हूं। जो अपोन में टर्म है उसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो डब्लू कितना बना। देखिए मैं यहां पर ये भी कर सकता था, जैसे पहले मैंने बताया था ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता, उसके बाद डब्लू की वैल्यू निकाल लेता, वो जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर डब्लू लेफ्ट में रहना चाहिए और डब्लू की ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बाकी से भी टर्म को राइट में शिफ्ट करते जाइए। तो मैंने यहां पर माइनस कॉमन लिया डिनोमिनेटर में, तो ये बना बच्चों माइनस जेड माइनस आई लिख दूं, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ गया मेरे पास इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आ गया ये इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, यानी इमेज ऑफ 0 -1 आयोटा आ गई मेरे पास, आयोटा 0 एंड इंफिनिटी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा फाइंड द इमेज ऑफ यूनिट सर्किल मोड जेड इक्वल टू 1। तो अब हम आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर, और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए तरीका वही पुराना वाला रहेगा। इस बार सीधा सर्किल की इमेज पूछिए, पहले पूछा था आउटसाइड द सर्किल, तो मोड जेड को मैंने लिखा ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। अगर ये पूछता इनसाइड द सर्किल तो मैं लिखता लेस और इक्वल टू 1। अब सीधा सर्किल की इमेज पूछे यानी बाउंड्री, तो सीधा क्या लिखेंगे मोड जेड इक्वल टू 1। तो सेकंड पार्ट में यहां पर लिखने जा रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी अभी। तो सेकंड पार्ट क्या रिजल्ट है मेरे पास, सेकंड पार्ट गिवन या वी है, पहले जेड की वैल्यू निकालो आप। वी है डब्ल्यू इक्वल टू कितना है, डब्ल्यू है मेरे पास जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा, ये मेरे पास डब्ल्यू है। क्लियर है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू होगी डब्ल्यू जेड क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस आई डब्ल्यू, और ये आ गया जेड प्लस 1। जेड की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो प्रेफरेंस दूंगा मैं जेड को, एवरी टर्म विच कंटेन जेड मस्ट बी इन लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना होगा, ये होगा डब्ल्यू जेड माइनस जेड, और ये आ गया मेरे पास आई डब्ल्यू प्लस 1। यहां से जेड कॉमन निकाल लो, तो डब्ल्यू माइनस 1 जेड इक्वल टू कितना होगा आई डब्ल्यू प्लस 1, और कुल मिला के जेड मेरे पास आ गया आई डब्ल्यू प्लस 1 और डब्ल्यू माइनस 1। तो बच्चों ये कहानी मेरे पास आई। क्लियर है। अब मुझे चाहिए इमेज किसकी, मोड जेड इक्वल टू 1 यूनिट सर्किल। मुझे इमेज किसकी चाहिए, इस यूनिट सर्किल की। नाउ यहीं से स्टार्ट करता हूं। नाउ मोड जेड इक्वल टू 1 इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज कर देगा, जेड का वैल्यू रख दो आई डब्ल्यू प्लस 1 डब्ल्यू माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहां से ये बना मेरे पास आई डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस 1, और ये कितना आ गया बच्चों राइट हैंड साइड में 1, इसको फिर राइट में शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर को, तो ये बना आई डब्ल्यू प्लस 1 इक्वल टू डब्ल्यू माइनस 1। थोड़ी सी और कैलकुलेशन करता हूं, डब्ल्यू की जगह लिख दो यू प्लस आयोटा वी, डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर देंगे u प्लस आयोटा v पुट कर दीजिए। तो w की जगह जैसे ही आपने पुट किया u प्लस आयोटा v, तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरे पास, ये बना i u प्लस आयोटा v प्लस 1, और राइट हैंड साइड कितना आ गया ये u प्लस आयोटा v और माइनस 1। रियल पार्ट कितना होगा यहां पर, ये होगा मेरे पास i इंटू यू, और कितना आ गया बच्चों माइनस v, ध्यान देंगे i इंटू यू और ये माइनस v प्लस 1, और राइट हैंड साइड में कितना आ गया ये आ गया u माइनस 1 प्लस आयोटा v। एक लाइन और बढ़ाता हूं, ये बना मेरे पास 1 माइनस v रियल पार्ट, और ये बना मेरे पास इमेजिनरी पार्ट, ये बना u माइनस 1 और ये बना आयोटा v। चलिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, या मोड की डेफिनेशन लगा दो, स्क्वायर बाद में कर लेना। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इधर क्या बना ये बच्चों रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये अंडर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट यहां से गायब कर दो। तो ये बना मेरे पास 1 माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना आ गया u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। जरा ये होल स्क्वायर वगैरह एक्सपेंड करो और देखो क्या रिजल्ट बनता है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो क्या रिजल्ट बनेगा, अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट बनने वाला है, ये बना मेरे पास 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v और प्लस यू स्क्वायर, और इन राइट हैंड साइड वी हैव यू स्क्वायर प्लस 1
-2u प्लस वी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये रिजल्ट मेरे पास आया। चलिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, देख पा रहे हैं आप ये, और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि -2v इक्वल्स टू -2u, और ये आ गया मेरे पास v इक्वल्स टू u। तो बच्चों ये आ गई मेरे पास सर्किल की इमेज। सर्किल की इमेज ये बनी। अगर मैं आप इसको ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहूं, हालांकि ज्योमेट्रिकली पूछा नहीं गया है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपका दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि हुआ क्या था। देखिए इधर है मेरे पास जेड प्लेन और इधर है मेरे पास डब्ल्यू प्लेन। ये कौन है? जेड प्लेन, और इधर कौन है मेरे पास? डब्ल्यू प्लेन। यहां आपसे पूछा गया था कि आपके पास एक यूनिट सर्किल है, ये बना दिया मैंने यूनिट सर्किल, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आपसे इमेज पूछी गई थी इस यूनिट सर्किल की, तो यूनिट सर्किल मोड जेड इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करता है इस पोर्शन को। यानी आपसे एक तरह से जो इसकी सरकमफेरेंस है उसकी आपसे क्या पूछी गई थी? इमेज। अब आपने इमेज निकाली, आ गया v इक्वल टू यू। v का मतलब जैसे आप y लिखते हैं वो v की तरह है, जिसको x लिखते हैं वो u की तरह है। तो v इक्वल टू यू ये वाली लाइन हुई, ये क्या हो गया? v इक्वल टू यू। तो आप कह सकते हैं ये जो सरकमफेरेंस है ये कन्वर्ट हो गई इस लाइन में, ये वाली लाइन आ गई। क्लियर है? ये बढ़ती जा रही है ये। तो ये इसकी इमेज हो गई कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग? जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने निकाला था, W इक्वल टू आयोटा कुछ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये होगी इसकी इमेज। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको समझाया इस लेक्चर में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी दो प्रॉब्लम भी सोल्व किए, साथ ही साथ क्रॉस रेशो का फार्मूला बताया था जिसने इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो लेक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से इसको पढ़िए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।